Hello everyone. So we have already done the first type of Mendelian disorder, that is hemophilia. So now we are going to start with the second type of Mendelian disorder, that is sickle cell anemia. So first of all, understand the meaning. Anemia means when there is deficiency of blood. अब कोई एनीमिक है या नहीं एनीमिक है वो किस पे डिपेंड करता है, हाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट इट विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन काउंट, राइट. इफ समबडी इज हैविंग लो HB, वी से दैट पर्सन इज एनीमिक. ठीक है, सो दैट मीन्स देयर इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक विद द हीमोग्लोबिन इन दिस डिजीज़ और डिसऑर्डर. ठीक है, आई होप डिजीज़ और डिसऑर्डर के बीच का डिफरेंस यू नो. ठीक है, ओके. सिकल सेल अनीमिया, दिस इज़, थोड़ा सा इसको पहले मैंने राइट अप किया है सो दैट यू कैन हैव अ ब्रीफ इंट्रो एंड अंडरस्टैंड इट. सिकल सेल अनीमिया, दिस इज़ अ ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप ऑफ डिसऑर्डर. अब इसका क्या मतलब है, दैट द जीन विच इज़ कॉजिंग द प्रॉब्लम, दैट जीन इज़ प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स. ठीक है, and the gene which is responsible for this, it is showing its effect as sickle cell anemia only when the gene is in the recessive condition, obviously recessive homozygous. ठीक है, जैसे कि it is controlled by a gene, suppose HB, let it be, we are saying that this is the gene which is controlling the disease, and this HB is existing in two forms. This HB can be HBA and this can be HBS. इसमें HBA जो है, that means when the gene is present in this form, HBA, that means the type of hemoglobin it is going to form will be completely normal. But if there is some mutation due to which this gene is existing in the second deviate allele form, HBS, then in this case the HB or the hemoglobin which will be formed, it will be defected. ठीक है, तो ये तो मतलब हुआ कि what do you mean by autosomal recessive. So the gene which is involved in this type of disorder is present on the autosome, and disease will be shown or it will be expressed in a person if this gene is present in recessive condition. ठीक है, और जितनी बार मैं रिसेसिव कंडीशन बोलूँ वो होमोजाइगस ही है उसका मतलब, बिकॉज रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर पाता है अपने आप को. ठीक है, देन वन पॉइंट आई हैव रिटन हियर दैट सिकल सेल एनीमिया इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन. इन द लास्ट क्लास वी हैव डन व्हाट इज़ अ पॉइंट म्यूटेशन, व्हेन देयर इज़ द म्यूटेशन ओनली इन अ सिंगल बेस. ठीक है, ओके. So this disorder is basically concerned with the structure of hemoglobin. So problem lies where? It is in the structure of hemoglobin. अब थोड़ा सा recap, we know hemoglobin is a protein. किस level का structure होता है ये? Quaternary. ठीक है, this we have done in class 11th. And this hemoglobin is made up of obviously it is a protein. और एक किस टाइप का प्रोटीन है? फोर्थ लेवल ऑफ स्ट्रक्चर. बट टाइप कौन सी है? दिस इज़ अ कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रोटीन. इसका मतलब कि इसमें प्रोटीन पार्ट के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है. सो इन दैट केस हमने ऐसे किया था 11th में भी कि सेंटर में एक मैग्नीशियम होता है और फिर उसके साथ ऐसे अटैच होती हैं पेप्टाइड चेन्स, और हर पेप्टाइड चेन के एंड में क्या होता है? वन आयरन. दिस आयरन विल बी होल्डिंग द ऑक्सीजन. ठीक है, ये था क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन. बट यहाँ हम डील कर रहे हैं सिर्फ ये बीच वाली जो चेन्स हैं उनके साथ. अब ये जो चार चेन्स हैं वो किस टाइप की होती हैं? दे आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज़ अल्फ़ा चेन, सेकेंड इज़ बीटा चेन. दैट मीन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन देयर आर टू अल्फ़ा चेन्स एंड टू बीटा चेन्स, एंड दिस अल्फ़ा एंड बीटा इज़ वॉट? दीज आर द चेन्स ऑफ प्रोटीन. ठीक है, but when we are dealing with sickle cell anemia, then the problem is in the hemoglobin. okay, प्रॉब्लम किस टाइप की है? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है.
और वो प्रॉब्लम किस में है? इट इज़ ओनली इन द बीटा चेन। इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आगे चल के वी विल डील विद वन मोर टाइप ऑफ डिसऑर्डर, दैट इज़ थैलासेमिया। उसमें भी हीमोग्लोबिन ही इन्वॉल्व है, बट इन दिस केस द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ डिफेक्टेड and the structure of which particular part of the hemoglobin, it is beta chain. ठीक है, now as beta chain means it is a protein, तो protein means this is the chain of amino acids and we know, लास्ट क्लास में मैंने बताया था जो DNA होता है उसमें कुछ बेसिस होते हैं, वो किस में कन्वर्ट होते हैं? पहले RNA में, फिर RNA के जो भी बेसिस होते हैं वो तीन का ग्रुप बना के क्या बनाते हैं? कोडोन्स। and each single codon is giving rise into one amino acids and those amino acid they will combine to form the protein. तो ये जो है sequence of flow of information in our body. DNA gets decoded into RNA, then RNA get translate finally into protein, that is in the form of amino acids. अब we know amino acids, they are coded by codons. What were codons? 3 bases which are present in the RNA, जिसके एक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कोडोन। जैसे कि मैंने ये यहाँ पे लिया हुआ, मैंने यहाँ डॉट शो किए हैं बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू लर्न द सीक्वेंस ऑफ दिस। इसमें कुछ भी हो सकता है, AUG, CAC, GAG, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोडोन तक हमें कुछ नहीं पढ़ना, बिकॉज जो सिकल सेल अनीमिया है उसमें जो हीमोग्लोबिन डिफेक्ट है वो बीटा चेन में है, लेकिन बीटा चेन के किस हिस्से में है? इट इज़ ऑन द 6th कोडोन। सी हाउ माइन्यूट इज़ द डिफेक्ट एंड हाउ बिग इज़ द इफेक्ट। ठीक है, तो ये 3 का पेयर बन के क्या बन गए? कोडोन। जिसको नहीं समझ में आ रहा है इसको मैं ऐसे कुछ भी रैंडमली लिख ले देती हूँ। सपोज दिस इज़ AUG, दिस इज़ CAC, कुछ भी लिख सकते हैं। अभी तो मैं AUU, रिमेंबर मैं यहाँ T यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि कोडोन्स हम RNA पे ही शो करते हैं। देन AAA, कुछ भी, एनीथिंग, बट इन द 6th पोजीशन इट इज़ GAG। ये मैंने जो रैंडमली लिख दिया है ये भी डिफाइंड है, बट बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू लर्न देम, क्योंकि दैट इज़ नॉट आस्क्ड इन द सिलेबस, सो वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द 6th पोजीशन। तो अगर ये जो हमारा जीन है HBA, इफ़ दिस जीन इज़ नॉर्मल, दैट मीन्स इट इज़ HB जीन इज़ एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ HBA, तो 6th पोजीशन पे कौन सा कोडोन होगा? GAG, दैट इज़ ग्वानोसिन, दिस इज़ ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, और ये जो GAG है, दिस इज़ अ कोडोन विच इज़ कोडिंग फॉर अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड एक टाइप का अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो जब 6th पोजीशन पे GAG कोडोन होता है तो उसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड बनता है और ये सारे अमाइनो एसिड्स जुड़ के एक प्रॉपर नॉर्मल बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन बनाते हैं। बट इफ़ देयर इज़ अ पॉइंट म्यूटेशन, सो इफ़ और यू कैन से आफ्टर पॉइंट म्यूटेशन 1 to 5 में देर इज़ नो चेंज, बट जो 6th पोजीशन है उसमें A जो है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय U। किसी वजह से कोई एक म्यूटेशन हो गई, A की बजाय A लगना था लेकिन वहाँ क्या लग गया? U। तो अब ये कोडोन हो गया चेंज, GUG बन गया, एंड GUG इज़ नॉट फॉर्मिंग ग्लूटामिक एसिड, इट इज़ फॉर्मिंग वेलाइन। वेलाइन इज़ अनदर टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, तो किस टाइप की पॉइंट म्यूटेशन इसमें इन्वॉल्व है? GAG इज़ रिप्लेस्ड बाय GUG। इसको लर्न हम ऐसे करते हैं, गैग चेंजेस इनटू गुग। अब गैग क्या बना रहा है? पहले 2 अक्षर लर्न कर लो, ग्लूटामिक एसिड, जस्ट लर्न करने के तरीके। तो ग्लूटामिक एसिड नॉर्मली बनना था व्हेन कोडोन वाज GAG, but due to point mutation, what is a point mutation? When there is a single base is changing, एक ही बेस में चेंज आ रहा है। now GUG is formed which is not forming glutamic acid but it is forming वेलाइन। अब जब इस पूरी जगह में यहाँ वेलाइन बन जाएगा
ठीक है। इसकी वजह से इस पूरे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, डिफेक्टेड। ठीक है। और ये म्यूटेशन कब आएगी, व्हेन दैट HB इज़ इन S फॉर्म, इस टाइप का जीन होगा जब उसमें। गेटिंग माई पॉइंट। इफ़ द जीन इज़ नॉर्मल HbA टाइप, तो ऐसा हीमोग्लोबिन बीटा चेन बनेगा नॉर्मल टाइप का। लेकिन अगर वो अपने डेविएट हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, HbS फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो गैग की जगह गुग लग गया है, तो एक डिफेक्टेड बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन विल बी फॉर्म्ड। अब जब डिफेक्टेड बीटा चेन है तो स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ डिस्टर्ब्ड। उस डिस्टर्ब्ड स्ट्रक्चर के होने की वजह से जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है दैट विल बी डिक्रीज्ड। सो हीमोग्लोबिन विल नॉट बी एबल टू कैरी दैट मच ऑफ ऑक्सीजन। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पा रहा है, तो व्हाट हीमोग्लोबिन विल डू, इट विल पॉलीमराइज इटसेल्फ, आपस में ही वो ग्रुप बना लेगा। जहाँ हीमोग्लोबिन, सपोज कर लो ये HB के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये नॉर्मल होते तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहे होते, बट ऑक्सीजन तो है नहीं। वाई? क्योंकि स्ट्रक्चर अब इनका बिगड़ गया है। इस बिगड़े हुए स्ट्रक्चर की वजह से ऑक्सीजन को ये बाइंड नहीं कर पा रहे, सो दे विल बाइंड विद वन अनदर। सो दिस इज़ नोन एज पॉलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन की पॉलीमराइजेशन होती है। अब क्योंकि हीमोग्लोबिन आपस में ही जुड़ गए, तो जो RBCs पहले इस शेप का था, RBCs पहले इस शेप का था, हीमोग्लोबिन भरा हुआ था, अब हीमोग्लोबिन ही आपस में चिपक गए। ठीक है। तो RBCs विल चेंज इट शेप फ्रॉम बाइकनकेव टू सिकल शेप। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिकल सेल अनीमिया। इसमें क्वेश्चन आपको क्या आएगा, that what type of disorder it is autosomal recessive. What type of problem it is having, it is a structural change in the beta chain of hemoglobin. किस टाइप की म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन है, सिंगल बेस की। कहाँ प्रॉब्लम है, बीटा चेन में, बीटा चेन के कौन से कोडोन में, 6th। क्या प्रॉब्लम है, दैट A इज़ रिप्लेस्ड बाय U। तो इस म्यूटेशन की वजह से क्या रिजल्ट निकला, क्या इफ़ेक्ट हुआ, इफ़ेक्ट इज़ दैट ग्लूटामिक एसिड इज़ नॉट फॉर्मिंग, इंस्टेड ऑफ विच वेलाइन इज़ बीइंग फॉर्म्ड। वेलाइन बनने की वजह से क्या प्रॉब्लम आया, दैट विल कॉज डिक्रीज ऑक्सीजन कैपेसिटी एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, रिजल्टिंग चेंज इन द शेप ऑफ RBCs। ठीक है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में पूछा जा सकता है। जैसे जैसे मैंने अभी आपको बोला, क्या प्रॉब्लम है, किस कोडोन पे प्रॉब्लम है, कोडोन में चेंज क्या हुआ, एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट। दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द सेकेंड फॉर्म, इन अनदर वे, कैरियोटाइप की फॉर्म में। जैसे हमने हीमोफिलिया के केस में कैरियोटाइपिंग किया था, अगेन हेयर ऑल्सो वी राइट डाउन द कैरियोटाइप्स। सो इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग नॉर्मल हीमोग्लोबिन, अल्फ़ा बीटा चेन बहुत दोनों बिल्कुल नॉर्मल है, तो हम उसका कैरियोटाइप क्या लिखेंगे, HbA। ठीक है। अब हमने यहाँ पे XY नहीं लिखा, हमने कोई क्रोमोसोम नंबर नहीं लिखा 2 4 6 8। ठीक है। वाई? बिकॉज एक तो ये ऑटोसोमल डिजीज़ है, तो हमने XY का यूज़ नहीं किया। सेकेंड, ऑटोसोम में भी ये एक पर्टिकुलर सिंगल बेस की प्रॉब्लम है, सो वी आर राइटिंग द प्रॉब्लमेटिक स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन। ठीक है। अपनी तरफ से इसमें से कुछ ऐड नहीं करना है। इफ़ यू आर आस्क्ड टू राइट द कैरियोटाइप ऑफ अ पर्सन हु इज़ हैविंग सिकल सेल अनीमिया, देन दिस इज़ द कैरियोटाइप, HbS, S फॉर सिकल शेप, HbS। ठीक है। सो दिस इज़ द, 2 क्यों बनाए हैं, क्योंकि पेयर में होता है हमेशा जीन। ठीक है। सो HbS सिकल सेल अनीमिया, मेल के लिए भी सेम, फीमेल के लिए भी सेम। वाई? बिकॉज इट इज़ अ ऑटोसोमल डिसऑर्डर, नॉट सेक्स लिंक्ड। नॉर्मल पर्सन फॉर हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर HbA। बट देर इज़ थर्ड कंडीशन,
क्योंकि हेट्रोजाइगस भी तो हो सकता है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी भी तो होते हैं. सो हाफ ऑफ द हीमोग्लोबिन इज़ ओके, हाफ ऑफ द हीमोग्लोबिन इज़ डिफेक्टेड. मतलब अगर इस इंसान के पास 100 RBCs हैं तो 50% RBC विल बी ऑफ नॉर्मल शेप एंड 50% विल बी ऑफ सिकल शेप. सो ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे, दैट दिस पर्सन इज़ कैरियर फॉर सिकल सेल अनीमिया एंड वी गिव देम अ प्रॉपर नेम, दे आर सिकल सेल ट्रेट्स. ठीक है, लर्न इट because you may get a question directly, what is the karyotype of a sickle cell trait? This is the answer. What do you mean by a sickle cell trait? So it is the carrier stage of sickle cell anemia where half of the RBCs are normal and half of the RBCs are sickle shaped. एक और तरीके का क्वेश्चन आता है इसमें मलेरिया को लेके. थोड़ा सा इसमें इनपुट डाल दूँ. जो मलेरियल पैरासाइट होता है हमारा, दैट इज़ प्लाज्मोडियम, that is requiring our RBCs for multiplication. तो वो प्लाज्मोडियम याद, प्रोटोजोआ, वो हमारे RBCs में जाके मल्टीप्लाई करता है और वो तभी मल्टीप्लाई कर पाएगा जब RBCs का शेप नॉर्मल है. तो एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन दिस सिकल सेल ट्रेट इज़ हैविंग मोर एडवांटेज इन एन एरिया वेयर मलेरिया इज़ वेरी कॉमन. वाई? क्योंकि इसके दोनों, जैसे कि बता दो, इसके सारे RBCs कैसे हैं, नॉर्मल शेप के. तो प्लाज्मोडियम बहुत आसानी से इसके RBCs को यूज़ करके अपना साइकिल कंप्लीट करेगा और मे बी उसे मलेरिया भी कॉज करे. बट सेकेंड टाइप में, ट्रेट टाइप में, हाफ RBCs आर नॉर्मल एंड हाफ आर सिकल शेप. तो यहाँ चांसेस ऑफ गेटिंग मलेरिया इज़ रिड्यूस टू हाफ. ऑब्वियसली सिकल सेल एनीमिक पर्सन को मलेरिया कभी नहीं होगा, उसकी ये एडवांटेज है. लेकिन उसकी डिसएडवांटेज ही बहुत बड़ी है कि वो एनीमिक है. ठीक है, तो सिकल सेल ट्रेट इज़ हैविंग एडवांटेज ओवर नॉर्मल है इन केस ऑफ मलेरिया प्रोन एरिया, एंड ऑब्वियसली इट इज़ हैविंग एडवांटेज ओवर सिकल सेल एनीमिक. वाई? क्योंकि इसके सारे RBC सिकल शेप होते हैं और इसके सिर्फ हाफ. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिकल सेल अनीमिया. अब इसमें आपसे फिर से न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं. सपोज देयर इज़ अ कपल इन विच फीमेल इज़ लेट इट बी कैरियर एंड मेल इज़ नॉर्मल. आप इधर मेल फीमेल ज़रूर लिख लिया करो, मैं रैंडमली आपको बता रही हूँ. So question can be, what is the possibility of having sickle cell anemic progeny? So just make the cross जैसे हम नॉर्मली पहले करते आए हैं. HBS, HBA, 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 HBS, HBA, HBA and HBA. So मतलब टोटल 100% में से 50% of the progeny will be with carrier sickle cell trait and 50% will be normal. दैट मीन्स ओवरऑल सिकल सेल अनीमिक की परसेंटेज कितनी है, 0. क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, दैट व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोजेनी इज सिकल सेल अनीमिक. देन आंसर इज़ 0 इन दैट केस, क्योंकि ये सिकल सेल अनीमिक नहीं है, दीज आर सिकल सेल ट्रेट. ओके, नाउ इसको थोड़ा यहाँ पे पढ़ें, अब आपको समझ आएगा. सो दीज आर द जीन्स HBA, HBS, which are controlling actually this disease. These are the karyotypes of a normal, of a carrier and a affected person. In this जो disease cause, ये आपका बुक वाला डायग्राम है. These are the number of codons. यहाँ पर उन्होंने कोडोन मेंशन नहीं किया, जैसे कि ये देखो, see here GAG, see GAG कौन सी पोजीशन पे, 6th पे. तो अगर GAG प्रेजेंट है तो क्या बनेगा, ग्लूटामिक एसिड. GLU इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्लूटामिक एसिड. इसके पहले प्रोलीन, थ्रियोनिन, ल्यूसिन, वेलाइन, ये सब कुछ बनते रहेंगे. ये लर्न नहीं करना, नो नीड टू लर्न. ठीक है, बस 6 पोजीशन पे क्या GAG होता है, जिसकी वजह से HbA टाइप की प्रोटीन एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, जिसकी वजह से RBCs का शेप विल बी नॉर्मल बाई कनकेव. बट इफ़ देर इज़ अ पॉइंट म्यूटेशन
देखो GAG था, उधर किसी वजह से GTG लगा हुआ है, जिसकी वजह से रिज़ल्ट क्या बना, GUG। तो अब ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या लग गया, वेलाइन। तो ये कौन सी है, HbS टाइप ऑफ पेप्टाइड। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन रिजल्ट द शेप ऑफ द RBCs विल बिकम सिकल शेप। ठीक है, एक इसमें थोड़ा और ड्रॉ किया है। दिस इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन पेप्टाइड चेन A type. See the sixth position. This is the second defected or affected type of hemoglobin chain, and just see the sixth position only. तो डिफेक्ट कहाँ है, सिर्फ सिक्स्थ में ही चेंज आएगा, ग्लूटामिक की जगह वेलाइन। ठीक है, so this is all about sickle cell anemia. Our next disease disorder is phenylketonuria. This is a very small topic. phenylketonuria इससे पहले भी हमने पढ़ा है, मैंने आपको ये बताया था when we were dealing with this pleiotropy. Pleiotropy क्या होता है, when one gene is showing more than one effect. कंफ्यूज नहीं करना पॉलीजेनिक से, पॉलीजेनिक नाम से ही क्लियर है, पॉलीजीन्स मतलब मैनी जीन्स, मैनी जीन्स आर कंट्रोलिंग वन करेक्टर, दैट इज पॉलीजेनिक. बट प्लियोट्रॉपी इज व्हेन वन जीन इज कंट्रोलिंग मोर देन वन करेक्टर और अफेक्टिंग मोर देन वन करेक्टर. नाउ दिस phenylketonuria, दिस इज अ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये, एक इनबॉर्न से समझ आ गया, जेनेटिक है. अब इट इज़ अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. दैट मीन्स whatever problem is being created, whichever gene is involved, that is present on autosome, and when that gene is completely absent or it is in the recessive state, then this particular disorder will happen. ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, that we have a amino acid phenylalanine. ठीक है, दिस इज अमाइनो एसिड. देखिए जितने भी हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ब्रेक होने के बाद उन्होंने भी एनर्जी बनानी है, बिकॉज प्रोटीन दे ऑल्सो ब्रेक टू गिव एनर्जी. ये किया था हमने क्लास 11th, दैट रेस्पिरेशन इज़ एम्फीबोलिक. प्रोटीन भी किसी न किसी तरीके से क्रेब साइकिल में ही ऐड होते हैं ताकि उनमें से एनर्जी निकल पाए. ठीक है, तो जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं हमारी बॉडी में, आफ्टर ऑल दे हैव टू ब्रेक अप and or they change into some another form so that their energy can be used up. So this particular amino acid phenylalanine, normally in the presence of one enzyme, that is PAH, and the full form of this enzyme is phenylalanine hydroxylase. This is the name of the enzyme, and this enzyme, it is produced by gene PAH. ठीक है, सो एंजाइम का नाम और जीन का नाम सेम है. When phenylalanine is present in the body, in the presence of this enzyme phenylalanine hydroxylase, which is produced by PAH gene, this phenylalanine will get converted into another type of amino acid, shorter form tyrosine. ठीक है, then tyrosine will change into melanin, प्रोटीन है ये भी, it may change into dopamine, ये सब कुछ. ठीक है, बट हमारा टारगेट है सिर्फ ये रिएक्शन. phenylketonuria means phenylalanine is not able to get converted into tyrosine because of absence of this particular enzyme. अब ये एंजाइम अगर एब्सेंट है, इसका सीधा मतलब क्या है, दैट दिस जीन इज़ डिफेक्टेड और इट इज़ नॉट प्रेजेंट देयर. या तो इसमें कोई म्यूटेशन हो गई PAH जीन में, ठीक है, या वो डिफेक्ट आ गया या वहाँ से डिलीट हो गया, वट एवर इज़ द रीज़न, द रिज़ल्ट ये हुआ दैट PAH एंजाइम इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड. ठीक है, जिसकी वजह से phenylalanine इज़ नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन.
तो ऊपर से कहीं से भी जहाँ से फिनाइल एलानिन की फॉर्मेशन हो रही है, रिज़ल्ट क्या होगा, फिनाइल एलानिन कंसनट्रेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। बॉडी में फिनाइल एलानिन बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, फाइन, जिसकी वजह से फिनाइल एलानिन नेक्स्ट किसी भी चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। सो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ फिनाइल एलानिन, दिस कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल पायरुविक एसिड। ठीक है, नॉर्मली ये प्रोसीजर होना था, बट इसकी एब्सेंस की वजह से, क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो गया, इसका नंबर बहुत ज़्यादा हो गया, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई, सो ये आपस के ही, जैसे ये हीमोग्लोबिन पॉलीमराइजेशन हो गई थी, इस तरीके से फिनाइल एलानिन के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, दे विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एंड गेट कन्वर्टिंग इनटू सम अनदर डेरिवेटिव विच इज़ फिनाइल पायरुविक एसिड। ओके, and this is not utilized or metabolized by the body, so this may enter into the brain and may cause mental retardation, or this may also be excreted in the urine। ठीक है, यूरिन के थ्रू फिनाइल पायरुविक एसिड बाहर चला जाएगा, बिकॉज दिस फिनाइल पायरुविक एसिड इज़ नॉट यूज्ड बाय द बॉडी, तो बॉडी उसको रीअब्जॉर्ब भी नहीं करेगी किडनी के लेवल पे। ठीक है, सो दिस, इसकी वजह से क्या होगा, जैसे कि फिनाइल, ये तो इसका पहला इफेक्ट हो गया, दैट फिनाइल पायरुविक एसिड इज़ बीइंग फॉर्म, जिससे मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है। बट इस जीन का इफ़ेक्ट सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसकी एब्सेंस की वजह से अब क्योंकि टायरोसिन नहीं बन रहा है तो मेलानिन भी नहीं बनेगा। दैट मीन्स अ पर्सन हु इज़ हैविंग फिनाइल कीटोन्यूरिया, उसमें मेलानिन का कॉम्पोजिशन भी, उसका अमाउंट कम होता जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स उसका स्किन में जो पिगमेंटेशन है इट विल डिक्रीज़। तो ये इस जीन का क्या हो गया, सेकेंडरी इफेक्ट। नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ प्लियोट्रोपी। This particular gene, when it is not functional, it will not produce enzyme PAH, due to which phenylalanine is not able to metabolized. But ये तो इसका प्राइमरी इफेक्ट, बट इस जीन के एब्सेंस की वजह से टायरोसिन के जो फंक्शन है, या टायरोसिन ने जिसमें चेंज होना है, उसने आगे जिसमें चेंज होना है, वो सब भी रुक जाएगा। तो ये उस जीन के क्या हो गए, सेकेंडरी इफेक्ट्स। सो वन जीन इज़ हैविंग मोर देन वन इफेक्ट। This is how this phenylketonuria is an example of pleiotropy. Okay, so I hope this is clear to you, but still you can see here any dietary protein, जब वो protein break करते हैं, they may change into tyrosin, or some of the protein they also change into amino acids phenylalanine. Normally phenylalanine gets converted into tyrosin, ठीक है, and tyrosin then change into melanin and dopamine etc. बट इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग फिनाइल कीटोन्यूरिया, अब ये यहाँ पर ये 2 स्लैश का मतलब क्या है, दैट दिस रिएक्शन इज़ नॉट टेकिंग प्लेस। वाई? बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज म्यूटेट हो गया, वो एब्सेंट है, डिफेक्टेड है। सो फिनाइल एलानिन इज़ नॉट कन्वर्टिंग इनटू टायरोसिन, इंस्टेड इट इज़ एक्यूमुलेटिंग एंड चेंजिंग इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड। ठीक है, so this phenyl pyruvic acids, they may get locked into the brain, accumulate in the brain, and may cause mental retardation, and also it get excreted through the urine. ठीक है, so this is phenylketonuria. So after phenylketonuria, the last Mendelian disorder that we are going to deal with is thalassemia. No doubt इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फिब्रोसिस, ये भी हमारी बुक में मैंशनड है, बट इसमें से वील ओनली डील विद द कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सिस्टिक फिब्रोसिस, जस्ट द डेफिनेशन विल डील। सो फर्स्ट, thalassemia. Thalassemia is also a disease which is related to the blood, and if I say specifically with the hemoglobin. ठीक है, now this thalassemia is also a autosome recessive disease.
it is also a blood disease. It is transmitted from parents to the offsprings. कब, अगर एक मान लो थैलासेमिक चाइल्ड पैदा हो रहा है, वो पॉसिबल कब है, जब दोनों पेरेंट्स एटलीस्ट कैरियर हों. अगर एक थैलासेमिक है पेरेंट और दूसरा बिल्कुल नॉर्मल है, तो जो किड्स होंगे, नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो क्या बनेगी, कैरियर. ठीक है. तो अगर कभी कोई डिफेक्टेड जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि या तो दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं या एक डिफेक्टेड है, एक कैरियर है. मतलब मिनिमम दोनों को कैरियर होना ही पड़ेगा अगर उनका नेक्स्ट जनरेशन डिफेक्टेड शो हो रहा है. ठीक है. सो इन दिस थैलासीमिया thalassemia is due to a mutation, and this mutation is basically deletion. ठीक है. मैंने बोला था कि थैलासेमिया आपको सिकल सेल एनीमिया के साथ रिलेट करना है, बट सिकल सेल एनीमिया में जो म्यूटेशन है, इट इज़ सब्सटीट्यूशन. ए जो है वो सब्सटीट्यूट हो गया यू के साथ. बट थैलासेमिया अगेन प्रॉब्लम इज़ इन द हीमोग्लोबिन, बट दिस म्यूटेशन टाइप इज़ डिलीशन. वो चीज़ वहाँ से डिलीट ही हो जाएगी. ठीक है. सो रिजल्ट, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन अगर एबनॉर्मल बना है तो ऑब्वियसली HB का काउंट कम हो जाएगा. अगेन इट विल रिजल्ट इनटू एनीमिया. नाउ व्हाट इज़ थैलासेमिया एक्चुअली? Again go back to this thing that hemoglobin is made up of what? Two types of chains, alpha and beta chains. ठीक है. अल्फा ग्लोबुलिन चेन एंड बीटा ग्लोबुलिन चेन. In case of sickle cell anemia, we have done that beta chain is formed and that beta chain was defected. उसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी. स्ट्रक्चर बना तो पूरा ही है लेकिन डिफेक्टेड बना. But in case of thalassemia, here there is reduced synthesis of any one of the chain. मान लो अगर इतनी लंबी बीटा चेन है, ये पूरी सही बनी है तो नॉर्मल है, पूरी बनी है लेकिन डिफेक्टेड बनी है, तो दिस कैन बी सिकल सेल एनीमिया. बट इन केस ऑफ थैलासेमिया, अगर इतना साइज़ होता है हीमोग्लोबिन में अल्फ़ा या बीटा चेन का, तो वो अपने नॉर्मल साइज से कम बनते हैं. सो दिस इज़ अ क्वांटिटेटिव डिजीज़, क्योंकि क्वांटिटी मैटर कर रही है. अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ ए चेन, अल्फ़ा चेन और बीटा चेन दैट इज़ फॉर्म्ड, दैट इज़ डिफेक्टेड. सिकल सेल एनीमिया में क्वांटिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी की प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है. सो दैट्स वाई थैलासेमिया डिफर फ्रॉम sickle cell anemia, because thalassemia is a quantitative problem. That means synthesis of few less globulin molecules. Globulin मतलब अल्फ़ा बीटा चेन. जबकि sickle cell anemia is a qualitative problem because there is formation of incorrect or non-functional globulin. ठीक है. ये पॉइंट क्लियर हो गया. थैलासेमिया में अल्फ़ा और बीटा चेन की क्वांटिटी में प्रॉब्लम है, अमाउंट ऑफ चेन फॉर्म्ड इज़ डिफेक्टेड. बट सिकल सेल एनीमिया में टाइप और स्ट्रक्चर इज़ डिफेक्टेड. डन. नाउ दिस थैलासेमिया इज़ बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, बट हम इसको 2 टाइप में पढ़ रहे हैं. अल्फ़ा थैलासेमिया, बीटा थैलासेमिया. ठीक है. सो अगर अल्फ़ा चेन में प्रॉब्लम है, अल्फ़ा चेन पूरा नहीं बना है, सो देन इट इज़ नोन एज अल्फ़ा थैलासेमिया. बट इफ़ द प्रॉब्लम इज़ इन बीटा चेन, द अमाउंट ऑफ बीटा चेन प्रोड्यूस्ड इज़ नॉट इनफ, नॉट कंप्लीट एट इट शुड बी एज इट शुड बी, तो इट इज़ अ बीटा थैलासेमिया. सो अल्फ़ा थैलासेमिया, दिस थैलासेमिया इज़ कंट्रोल्ड बाय 2 genes, HbA1, HbA2, and these 2 genes are linked, closely linked, and these genes are present on chromosome number 16. ठीक है. So this is due to the mutation deletion of one or more of the 4 genes. यहाँ 4 genes क्यों बोले? क्योंकि 2 genes मदर के, 2 genes फादर के. ठीक है. अगर एक टोटल बच्चे में कितने जीन आ जाएंगे? हाफ करके
ठीक है। अब हो सकता है कि दोनों ही जीन्स में प्रॉब्लम हो। हाउ इट इज़ दिस? सी, HbA of mother, HbA1 of mother, HbA1 of father, दो जीन्स, HbA2 of mother, HbA2 of father, 4 जीन्स। तो एक बच्चे में टोटल 4 जीन्स दे आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर एंड फादर। अब इनमें से कितनों में डिफेक्ट है? 4 में से अगर एक में डिफेक्ट है तो थोड़ा प्रॉब्लम है, 2 में डिफेक्ट है तो थोड़ा और, 3 में है तो थोड़ा और, 4 में है तो ऑब्वियसली उसका स्ट्रक्चर, उसका जो क्वांटिटी है वो बहुत कम बनेगा। सो मोर द जीन्स इफेक्टेड, लेस अल्फा चेन विल बी फॉर्म्ड। क्लियर? सो इफ दिस इज HbA1, ये मदर का है, सपोज दिस इज ऑफ फादर, तो इनका दूसरा कौन सा है? HbA2 एंड HbA2। इन चारों ने मिलकर जो नेक्स्ट जनरेशन है, इनका जो भी चाइल्ड है, उसका क्या बनाना है? अल्फ़ा चेन ऑफ चाइल्ड। ठीक। अब अगर एक में प्रॉब्लम है, मान लो मदर वाले में प्रॉब्लम है, तो अल्फ़ा चेन सपोज़ करो इतनी बनेगी। सपोज़ ये मैं ऐसे रैंडम बता रही हूँ। अगर ये नॉर्मल साइज़ है, अल्फ़ा चेन अगर एक जीन में प्रॉब्लम है तो साइज़ थोड़ा छोटा, ठीक है। दोनों में प्रॉब्लम है तो साइज़ थोड़ा और छोटा, 3 में प्रॉब्लम है तो और छोटा, 4 में प्रॉब्लम है तो अल्फ़ा चेन सबसे छोटी बनेगी। सो दिस इज़ क्वांटिटी मैटर कर रही है ना, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। Similarly, the beta thalassemia, here production of beta chain is affected and it is also controlled by gene, but this is controlled by a single gene HBB। ये नाम अपने तरीके से नहीं लिखने, जो लिखा है वही लिखने हैं। HbA1, HbA2 वो कंट्रोल करता है अल्फ़ा चेन बनाना, whereas HBB is controlling formation of beta chain and this is present on chromosome number 11। ठीक है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन आप सिकल सेल में भी डाल सकते हो, दैट जहाँ हीमोग्लोबिन बीटा चेन डिफेक्टेड बनती है, दैट वाज आल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ ना। तो कौन सा ऑटोसोम, कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व था उसमें? 11। फाइन। सो दिस इज थैलेसीमिया। एंड द लास्ट टाइप ऑफ डिसऑर्डर, इट इज़ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है? व्हेन अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट रेड फ्रॉम ग्रीन, इसको वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, ठीक है। अब रेड ग्रीन क्या है? कलर्स। कलर डिटेक्ट करना किसका काम है? कोन्स का। कोन्स में एक प्रोटीन होता है, रिमेंबर, पिगमेंट, ठीक है। ऑप्सिन, रोडोप्सिन पिगमेंट करी थी ये। पिगमेंट क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन किसने बनाना है? जीन ने। तो लिंक बन गया। सो व्हेन सम जीन विच इज़ प्रोड्यूसिंग अ डिफेक्टेड पिगमेंट or it is not producing the pigment due to which defected cones are produced, so result a person is not able to see the colors properly, वो सारे कलर्स नहीं देख सकते, तो उस इंसान को हम क्या बोल देते हैं? कलर ब्लाइंड, ठीक है। एंड द जीन विच इज़ इन्वॉल्व, दिस इज़ प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो अ एक्स लिंक्ड डिजीज़, ठीक। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ ही बोलेंगे इसको। इट इज़ अगेन एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एग्ज़ाम में आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे, इट्स बेटर आप पूरा लिखो। सो दिस इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़, ठीक है। इसके बारे में इतना ही कि व्हाट इज़ द डिजीज़, पर्सन इज़ नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट, ये कहाँ प्रेजेंट है जीन, इट इज़ प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। नाउ व्हाट कुड बी द पॉसिबल कैरियोटाइप ऑफ दिस डिजीज़, ये है इम्पॉर्टेंट, जिसमें आपको आएगा न्यूमेरिकल। अब सपोज आई एम डीलिंग विद अ कलर ब्लाइंड मेल, बना लो वो एक मेल है, चलो
एंड द मेल इज़ कलर ब्लाइंड. कौन सा क्रोमोसोम इफेक्टेड होगा? एक्स. सो वी विल पुट अ स्मॉल सी. इस सी का मतलब क्या है कि दिस एक्स इज़ डिफेक्टेड ड्यू टू विच द पर्सन इज़ कलर ब्लाइंड. ठीक है, तो ये कलर ब्लाइंड मेल हो गया क्योंकि वाई के ऊपर कुछ भी नहीं है उसको कवर करने के लिए. नाउ अ कलर ब्लाइंड फीमेल. फीमेल है एक्स एक्स. फीमेल तब तक अफेक्टेड नहीं होती हैं किसी भी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के लिए जब तक दोनों एक्स डिफेक्टेड ना हो. सो दिस इज़ अ कलर ब्लाइंड फीमेल. नाउ कैन यू गेस व्हाट शुड बी the karyotype of a carrier? Carrier means one X is defected but one X is normal. कैरियर का मतलब ही यही होता है कि अगर इस X में कोई डिफेक्ट है उस डिफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए इस X के पास नॉर्मल जीन है. ठीक है, तो इसका काम तो चला देगा ये नॉर्मल वाला जीन. But this female is carrying the gene that this can be carried to the next generation and she can pass on the disease to the next generation. इसलिए उसको कैरियर बोला जाता है कि वो कैरी कर रही है, शो नहीं कर रही है, इसीलिए हम कैरियर को अफेक्टेड में काउंट नहीं करते. फाइन. ठीक है, क्या एक कलर ब्लाइंड फीमेल पॉसिबल है? जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्या एक हीमोफिलिक फीमेल पॉसिबल है? सो आंसर वॉज नो. तो क्या एक कलर ब्लाइंड फीमेल पॉसिबल है? हेयर आंसर इज़ येस. भाई क्योंकि वो सिर्फ कलर ही तो नहीं देख पाएगी ना, बाकी तो सब ओके है. बट इस केस में तो उसका ब्लीडिंग ही नहीं रुकेगा कट्स की वजह से या ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं निकालेगी, वायबल नहीं होगा उसका लाइफ. ठीक है. नाउ सम ऑफ द कैरियर दिस न्यूमेरिकल्स एक मैं करूँगी, बाकी आई विल गिव यू होमवर्क. Suppose a female is carrier and male is affected. एक और चीज़ आप याद रखोगे, when we are talking about X-linked diseases or disorders, अगर मेल में वो शो कर रहा है अफेक्ट, तो मेल कभी भी कैरियर नहीं होते हैं एक्स लिंक्ड में, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स होता है, वो भी डिफेक्टेड है, तो मेल उस डिफेक्ट के सिम्टम्स को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा. ठीक है. मेल्स दे आर नेवर कैरियर फॉर एनी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. हाँ, दे कैन बी कैरियर फॉर ऑटोसोमल, जैसे कि HbA HbS मेल भी हो सकता है, सिकल सेल ट्रेट. ठीक है. कैरियर कौन होती हैं एक्स लिंक्ड वाले केस में? सिर्फ फीमेल हो सकती है, मेल नहीं. मेल हमेशा उसको एक्सप्रेस करेगा अगर उसका एक्स डिफेक्टेड है. सपोज नाउ फीमेल शी इज़ अ कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस एंड मेल इज़ सपोज अफेक्टेड कर देते हैं मान लो. नाउ फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी. ठीक है. सेम टेक्निक. फीमेल कैरियर है, कैरियर मीन्स एक एक्स डिफेक्टेड और एक नॉर्मल. मेल अफेक्टेड है मतलब उसका एक्स डिफेक्टेड है, वाई. सो दिस विल बी द कॉम्बिनेशन. So how we will explain this population? Out of the total population, half of the population is color blind, क्योंकि ये लड़की और ये लड़का ये दोनों कलर ब्लाइंड होंगे. हाफ ऑफ द population will be normal, but in this 50% normal जितनी भी females होंगी all of them they will be carrier. This is how you are going to write your answers. ठीक है. Explain it completely so that there is no scope of losing any marks. If suppose question is that what % of female is affected, ठीक है, तो तब हम सिर्फ इन दो बॉक्स को काउंट कर रहे हैं, तब हर बॉक्स की वैल्यू 50 हो गई. ये टोटल 100% फीमेल्स हैं. 100% में से 50% अफेक्टेड हैं और 50% नॉर्मल. बट ये जो 50% नॉर्मल हैं दे ऑल आर कैरियर्स. एंड इफ क्वेश्चन इज़ फॉर मेल्स, आउट ऑफ 100% ऑफ सन प्रोजेनी 50% will be affected and 50% will be normal.
Clear? So this is how you're going to deal with the numericals that you will get on these different disorders, and I'll give you a small worksheet regarding the numericals of different disorders. और इन सारे डिसऑर्डर्स को प्रॉपरली अपने नोटबुक में आप लिखोगे, उनका नाम, वो किस टाइप का है, कौन से क्रोमोसोम पे है, कौन सा जीन इन्वॉल्व है, जैसे मैंने सिकल सेल के लिए लिखा हुआ था, किस टाइप की म्यूटेशन है, व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉज, उस म्यूटेशन का इफ़ेक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द सिम्टम्स. ठीक है. सो मेक इट पॉइंट वाइज सो दैट यू कैन लर्न इट इजीली.